हेलो एवरीवन। अब तक हमने देखा कि कैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, हाउ ही कैरिड आउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड हाउ ही कैरिड आउट डायहाइब्रिड क्रॉसेस. He studied ample of crosses. He recorded the results in the tabulated format by using various mathematical expressions. उसने बहुत सारा दिमाग लगाया था, लेकिन उसका काम जैसे कि आपको पता है it was neglected, ignored, and he died as a respected priest but as an unrecognized scientist. इतना होने के बाद बेचारे के काम की कुछ कीमत ही नहीं है. तो कुछ सालों के बाद आपको मैंने बताया था 3 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मेंडल के लॉ ढूंढ के निकाले, मेंडल के लॉ रीडिस्कवर किए. द मेंडल्स वर्क वाज रीडिस्कवर्ड. दैट 3 साइंटिस्ट वर एरिक शेमार्क, ह्यूगो डी राइस एंड कार्ल कोरेंस. तो कार्ल कोरेंस वाज द मैन बिहाइंड डिस्कवरिंग and writing the 3 laws of inheritance, that is the Mendel's laws of inheritance. आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बता दिया था. So we are going to study that 3 Mendel's laws of inheritance. क्या रहते ये 3 लॉ? So Mendel's laws are actually the laws that are not given by Mendel. Mendel's laws of inheritance. These were proposed by Carl Correns. Carl Correns. Okay. ओके, भले वो मेंडल्स लॉ है लेकिन नॉट गिवन बाय मेंडल, इट वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय कार्ल कोरेंस. बाय स्टडीइंग ऑल दीस क्रॉसेस जो हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड अभी देखे ना अब तक, तो उसके ऊपर से बने हुए. व्हाट आर द 3 लॉज? द फर्स्ट लॉ, इनको 3 लॉ का नाम दिया है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. इस तरीके सिंपल नाम दे सकते हैं आप. Also known as law of dominance. law of dominance. दूसरे का नाम है law of segregation. segregation. और तीसरे का नाम है law of independent assortment. law of independent assortment. assort होना मतलब अलग अलग, segregate मतलब अलग अलग होना. also known as law of purity of gametes. लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स. पहले तो नाम समझ के ले लो. द 3 लॉज ऑफ मेंडल्स आर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दीज आर द 3 लॉज ऑफ मेंडल. लेट्स सी वन बाय वन. कुछ भी नहीं है नवा, सब तुमको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस में कवर हो जाए. यहीं पे लिख के रख लो. द फर्स्ट 2 लॉज कैन बी स्टडीड एक्सप्लेन्ड विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस. पहले 2 लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का. एंड द थर्ड लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद डायहाइब्रिड क्रॉस. थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? डायहाइब्रिड क्रॉस का यूज करूंगा. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. पहले 2 के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं इजीली? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन फर्स्ट 2 लॉस, एंड द थर्ड लॉ कैन बी, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट नीड्स डायहाइब्रिड क्रॉस. 2 कैरेक्टर एक साथ स्टडी करेंगे तो तुम्हारा डायहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला लॉ एक्सप्लेन होगा. ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट लॉ इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट के पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख के निकाल लेता मैं तुम्हारे को, फिर स्टेटमेंट वगैरह बोल के तुम्हारे ध्यान में आ जाए. What is monohybrid cross? It is the cross between 2 homozygous parents differing in single pair of contrasting characters. Right? जैसे कि अपनी टेक्निक क्या लिखने की? पैरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट. पैरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट. उसके बाद F1 उनकी सेल्फिंग, और फिर F2 बाद में तुमको मिलता है फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो. दीज आर द स्टेप्स इन राइटिंग योर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. पैरेंट क्या रहती है? फीमेल रहेंगी, एक मेल रहेगा. राइट? फीमेल फिनोटाइप क्या रहेगा? होमोजाइगस टॉल. फॉर एग्जांपल मैं हाइट ऑफ प्लांट लिया, अगर कैरेक्टर स्टडीड हाइट ऑफ पी प्लांट, तो फिर होमोजाइगस टॉल क्रॉस्ड विद होमोजाइगस डॉर्फ, बिकॉज वी आर स्टडीइंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम. इट विल बी कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी. मल्टीप्लाई नहीं, क्रॉस है. देन गैमेट्स विल बी कैपिटल टी crossed with small t. Just do this, it will become heterozygous tall. You will get in F1 generation heterozygous tall individual because there is one capital T and one small t. Okay, let's do again.
crossing capital T small t crossed with capital T small t. Gametes are capital T small t crossed with capital T small t. Remember, always write gametes in circle, don't write genotype in circle. कुछ बच्चों ने क्या किया, इसको जीनोटाइप को सर्कल कर, इसको सर्कल कर दे तो गैमेट बन जाएंगे, ये डायहाइब्रिड क्रॉस में चल जाएगा. ऐसा सर्कल सिंगल सिर्फ गैमेट को बनाने का, जीनोटाइप को ओपन रखने का. अब F2 में इसका बॉक्स बना लेते अपन. टी 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 वाला तुम्हारा बॉक्स, कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल. रेशो आएगा टॉल इज टू डॉर्फ 3:1 और जीनोटाइपिक रेशो कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल स्मॉल. इसका रेशो 1:1 ऐसे कुछ आया था क्या, आपने लिखा ऐसा पूरा वो क्रॉस है. ओके, अब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं इस पर से, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू लॉ ऑफ डोमिनेंस. पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाम से समझ, डोमिनेट करना. डोमिनेट करना मतलब एखादे को सप्रेस करना और खुद को एक्सप्रेस करना. खुद सामने आना, दूसरे को काम नहीं करने देना, वो डोमिनेट करना हो जाता ना. यस, यू मस्ट लिसन टू द वर्ड डोमिनेंस. तो डोमिनेंस करना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एलिल्स प्रेजेंट है, फैक्टर्स जिसको वर्ड यूज किया था, मेंडल कॉल्ड एलिल्स एज फैक्टर्स. उसने फैक्टर्स बोला था, अपन उसको एलिल्स बोलते, जीन्स बोलते. मेंडल ने क्या माना था, देयर आर सम फैक्टर्स दैट कैन कैरी कैरेक्टर्स टू नेक्स्ट जनरेशन. अपन उनको बोलते हैं एलिल्स, जीन्स, जबकि मेंडल ने उसके लिए वर्ड यूज किया था फैक्टर, आल्सो नोन एज डिटरमाइनर, दैट डिटरमाइन द कैरेक्टर. सो ये डिटरमाइनर है, ये जीन भी है, ये एलिल भी है अपना, और ये तुम्हारा फैक्टर है. तो अगर आप F1 जनरेशन पे ध्यान दोगे, सिर्फ F1 जनरेशन, सिर्फ F1 तक ध्यान दो. So in F1 generation what happens, there are two factors, one capital T and one small t, that is heterozygous condition is obtained here, right? Of that only capital T shows its expression and hence we get a tall individual. F1 individual, F1 hybrids are always tall. What happens with the small t? It cannot express itself. Small t cannot express itself in presence of capital T. In presence of capital T means what is happening here, one factor is dominating and it is suppressing the expression of other factor, or only one factor is getting expressed here, means capital T is getting expressed and small t cannot show its expression here in presence of capital T. तो ऐसे टाइम पे क्या होता, जो फैक्टर एक्सप्रेस होता, the factor which is expressed in F1 generation, remember the definition, the factor which is expressed in F1 generation is known as dominant factor or also known as dominant allele. The factor which cannot express itself in F1 generation in presence of a dominant allele, the factor which cannot express itself, the factor which cannot express itself in presence of a dominant allele in F1 generation, so that factor is known as recessive allele, recessive factor. समझे डेफिनेशन डोमिनेंट की और रिसेसिव की. अब अपन वर्ड यूज करें ना अब तक, तो उसकी डेफिनेशन समझिए. जो फैक्टर F1 में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है उसको बोलने का डोमिनेंट एलिल, जिसका एक्सप्रेशन दब जाता, सप्रेस हो जाता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलिल, तो उसको बोलने का रिसेसिव एलिल. Okay, and this kind of expression leads to this first law, that is law of dominance. इस पे से law of dominance बने. क्या बोलता है law of dominance? When two homozygous, वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आदि उठा लेने की. आदि क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? It is the cross between two homozygous parents differing in one pair of contrasting character. बराबर, तो वही डेफिनेशन. When two homozygous parents are crossed, or when the two parents homozygous parents are crossed, and in F1 generation the character which is expressed is known as dominant character and the character which is not expressed is known as recessive character. So this is called law of dominance. मतलब इसमें dominance और recessive की डेफिनेशन मार देने की. आपके सामने डेफिनेशन लिख के आ रही स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद कर लेने का है, दिमाग में अच्छे से बिठा लेने का. व्हेन अ क्रॉस इज डन बिटवीन टू होमोजाइगस पेरेंट्स, सो इन F1 जनरेशन द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इज नोन एज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर व्हिच इज नॉट एक्सप्रेस्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, इट इज नोन एज रिसेसिव एलील और रिसेसिव कैरेक्टर. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस. मतलब F1 में मिलने वाला जो भी इंडिविजुअल रहेगा डोमिनेंट रहेगा, लेकिन क्रॉस किसका होना चाहिए? होमोजाइगस
डोमिनेंट का विथ होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्रॉस रहा तभी आप कुछ भी उठाएंगे सर, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी लो और इधर भी आप क्रॉस करो, ये कुछ और रिजल्ट है। व्हाट शुड बी द कंडीशन देयर? बोथ parents should be homozygous and one should be totally dominant, one should be totally recessive. Okay, so the character which is expressed in F1 is dominant and which is not expressed is recessive. This law is known as law of dominance. समझा पहला लॉ? आगे बढ़ते, नहीं समझा वापस से रिकैप देखो, इतना ही आगे जाते। दूसरा लॉ, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेट? सेग्रीगेट होना मतलब सेपरेट होना, लॉ ऑफ सेपरेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स। उसके आगे वर्ड ऐड कर दो, आपको समझ में आएगा जल्दी से। लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। देखते क्या है अब इसके आगे भी देखो थोड़ा सा, ये यहीं पे भी हो जाता है एक्सप्लेन, लेकिन आगे चलो क्या हो रहा है। आगे जाके क्या कर रहे तुम? F1 है, F1 की क्या कर रहे? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विथ कैपिटल टी स्मॉल। अब क्या होता है देखो, पहले तो ये बनाइज क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये इंडिविजुअल कैसा है? हेटेरोजाइगस स्टॉप। ये इंडिविजुअल कैसा है? हेटेरोजाइगस। अच्छा, हेटेरोजाइगस क्यों है? क्योंकि इसमें एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल एलील है, एक स्मॉल एलील है, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव। लेकिन जब अपन उसकी सेल्फिंग करते तो वो वैसे साथ में रहते क्या? हमेशा कैपिटल स्मॉल के साथ ही चिटक के रहता क्या? स्मॉल स्मॉल के साथ ही चिटक के रहता क्या एलील? नहीं। देखो क्या हो रहा, कैपिटल एलील और स्मॉल एलील दोनों अलग हो जाते। यहां पे भी देखो कैपिटल एलील और स्मॉल एलील दोनों अलग हो जा रहे हैं। अलग होके क्या हो रहा? एक गैमेट में कैपिटल टी जा रहा, एक गैमेट में स्मॉल टी जा रहा। इधर भी एक गैमेट में कैपिटल टी, दूसरे में स्मॉल टी। मतलब एलील्स क्या हो रहे? एलील्स आर गेटिंग सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। एलील्स सेपरेट from each other during gamete formation. They do not remain together forever. वो हमेशा साथ नहीं रहते, उनका साथ यहाँ तक ही रहता। जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे? अब ये प्लांट है तो एंथर में गैमेट्स बनेंगे और ओवरी में गैमेट्स बनेंगे। वो वहाँ पे मेल गैमेटोफाइट तैयार होगा, मदर सेल्स रहेंगे, मदर सेल्स में मियोसिस होगा। मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम सेपरेट होते, तो ये एक क्रोमोसोम पे का जीन इधर जाएगा एक गैमेट में, और एक क्रोमोसोम पे का जीन इधर जाएगा, एलील इधर जाएगा ये वाले गैमेट में। मतलब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, एलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ रहा क्या बोला मैं? सिर्फ एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतनी लाइन काफी नहीं है। लाइन क्या है? स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है फोटो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड। ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की आधी डेफिनेशन है। व्हेन टू होमोजाइगस पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक कैरेक्टर टॉल एक डॉर्फ, डिफर है दोनों में। व्हेन टू homozygous parents differing in one pair, single pair of contrasting characters are crossed, then during gamete formation, देखो इसमें भी गैमेट बने, then during gamete formation, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ पे हो, कहीं पे भी ले लो, during gamete formation the alleles segregate from each other, they separate from each other, and hence each gamete will get only one allele. Each gamete will get only one allele. This is known as law of segregation. Law of segregation of gametes. Gametes अलग अलग, segregation of alleles भी बोल सकते हैं. Law of segregation of alleles. During what is the last time I am revising it. When two homozygous parents differing in a single pair of contrasting characters are crossed, so during gamete formation here or here, the alleles segregate from each other, they separate from each other, and hence each gamete will get only one allele. दोनों alleles एक साथ नहीं आते, हर बार ऐसा हो. This is a universal law. चाहे ह्यूमन के गैमेट्स बनाओ क्या किसी के भी गैमेट्स बनाओ, एलील्स एक दूसरे के साथ हमेशा नहीं चिटके रहते, वो एलील्स सेग्रीगेट होते, सेपरेट हो जाते. एक गैमेट में एक एलील जाएगा, दूसरे गैमेट में दूसरा एलील जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन ऑफ गैमेट्स.
So this law is universal law because every time whenever there is gamete formation there will be segregation of alleles, hence it is called a universal law. ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, चाहे दुनिया में कहीं पे भी गैमेट बनाओ ये होगा बोले तो होगा, ये लॉ सब पे अप्लाई होता है। जबकि पहला लॉ जो था तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको कुछ एक्सेप्शंस है, इट इज नॉट यूनिवर्सल, मैं आगे बताऊंगा बाद में। सो फर्स्ट लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, सेकेंड लॉ इज यूनिवर्सल, थर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल। क्या बोला मैं, 3 लॉ देखे ना अपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इसमें ये नॉट यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल, दिस इज नॉट यूनिवर्सल। मतलब क्या, चाहे दुनिया में कहीं भी जाओ तुमको सेकेंड लॉ अप्लाई होगा, किसके भी स्टडी करो तुम, जेनेटिक स्टडी, तुमको सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, तुम उसके गैमेट जब बनाएंगे तो तुम्हारे को वहां पे सेपरेशन ऑफ एलिल्स दिखाई देगा। ये दुनिया भर में चलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हैज नो एक्सेप्शन, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन डोमिनेंस में कई आपको एक्सेप्शन मिलेंगे। डोमिनेंस वाला लॉ क्या बोलता कि F1 इंडिविजुअल हमेशा डोमिनेंट रहता, राइट। कई बार क्या होता है इसमें एक्सेप्शन आते हैं, अपन उसको देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में कि कैसे इसको एक्सेप्शन है। जैसे कि टॉल और डॉर्फ, इन दोनों को मिला के क्या मिलता है, पे टॉल मिलता अपने को, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स है टॉल और डॉर्फ वैरायटी क्रॉस करे तो तुमको सेमी डॉर्फ बीच का कैरेक्टर कुछ तो भी नावाइच मिलता, ना टॉल मिलता ना डॉर्फ मिलता, ना ये डोमिनेट करता ना ये डोमिनेट, दोनों मिलके थोड़ा सा एक बीच का कैरेक्टर कुछ तो भी नावाइच मिल जाता अपने को। मतलब वहां पे डोमिनेट हो रहा है कोई नहीं, परफेक्ट डोमिनेंस दिख रहा क्या नहीं, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहता या को डोमिनेंस रहता, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस रहते। तो इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सेप्शन है, लेकिन सेग्रीगेशन को कोई एक्सेप्शन नहीं, वो हर जगह होता सेग्रीगेशन। समझा दूसरा लॉ, फर्स्ट लॉ सेकंड। ओके, दीज आर द 2 लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड। सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या लिखे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल्सो नोन एज प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स लिखेगा। प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, प्यूरिटी मतलब प्योर, देखो आपके सामने से, it is getting purely one allele, this gamete is getting purely one allele and this gamete is getting purely one allele, दोनों में एक ही एलील आ रही, राइट। और ये एलील्स बाद में फिर इसकी एलील इधर जाके किसके साथ जुड़ सकती है, ये जीन इसके ये गैमेट से फ्यूज हो सकता, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, ये इससे फ्यूज हो सकता और ये इससे भी फ्यूज हो सकता, करेक्ट। ये वाला गैमेट इससे फ्यूज होगा या पॉसिबिलिटी ये इससे फ्यूज होगा। मतलब एलील गैमेट्स में क्या रहते, प्योर रहते, हर गैमेट प्योर रहता फॉर अ गिवन एलील, ईच गैमेट इज प्योर फॉर अ गिवन एलील, राइट डाउन दिस लाइन, each gamete is pure for a given allele, it is not having any other allele in it, it is having only single allele in it, so that is why it is known as purity of gametes। हर गैमेट प्योर है, सब में एक एक ही एलील है, so this is called purity of gametes। ओके, अब इनको जुड़ा हुआ था, फिर क्या होता आगे देखो, ये डब्बा तैयार होता तुम्हारा इनकी पॉसिबिलिटीज जोड़ के ये बनता, राइट। अच्छा, इससे क्या हो रहा देखो, अपने पास वापस लास्ट में अपने को स्मॉल टी मिल जाता। F1 में सबके सब क्या मिले थे, टॉल, लेकिन F2 में क्या आ रहा, रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर, रीअपियरेंस वापस दिख रहा अपने को। सो रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर इन F2 जनरेशन, इट प्रूव्स योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लिख के रखो इधर, क्या बोला मैं, रीअपियरेंस ऑफ डॉर्फ कैरेक्टर, रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 जनरेशन प्रूव्स सेकेंड लॉ। Reappearance of F2, reappearance of recessive character in F2 proves your law of segregation। कि मतलब कहीं ना कहीं सेग्रीगेट हुए और इसीलिए आगे जाके मिल गए वो। ये सेग्रीगेट नहीं हो रहे, अगर ये जुड़ाले रह रहे, अगर चिटक्याले रह रहे, कैपिटल टी स्मॉल टी चिटक्याला रह रहा तो हमेशा टॉलिच मिल रहा, लेकिन ये सेपरेट हुए, इधर भी सेपरेट हुए और तब के जाके इनका मिलना पॉसिबल हुआ दोनों का, स्मॉल टी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो सेपरेट हुए होंगे और फिर जाके स्मॉल टी, उधर से स्मॉल टी से मिलके स्मॉल टी बना, मतलब रिसेसिव कैरेक्टर आया। सो रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 जनरेशन प्रूव्स दैट गैमेट्स were pure and they have received single allele from their parents। so this is what proof कि इस F2 में अपने को रिसेसिव मिलना, मतलब सेकंड लॉ प्रूव हो रहा कि गैमेट्स प्योर थे, हर गैमेट में एक ही एलील थी और वो सेग्रीगेट होके मिला लेते, उनको सेपरेट होके मिला लेते। ओके, सो दिस इज द सेकंड। नाउ थर्ड लॉ, व्हाट इज द थर्ड लॉ? थर्ड लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 4 मार्क के लिए आता लॉन्ग आंसर में।
प्लस इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इजी बना के बता देता कैसा याद रखने का। सो इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, दिस इज द थर्ड लॉ, राइट। अब क्या है ये थर्ड लॉ ऑफ मेंडल और आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मीनिंग देखो, इंडिपेंडेंट मतलब किसके भरोसे पे नहीं है, अपना अपना। डिपेंडेंट मतलब दूसरे के भरोसे पे। इंडिपेंडेंट मतलब मैं मेरा तू तेरा, राइट। असॉर्ट होना मतलब सेपरेट होना। असॉर्ट होना मतलब सेपरेट होना। यहाँ पे सीधा सीधा तुमको डाई हैबिट क्रॉस करने का। वापस से मैं पूरा क्रॉस फटाफट लिख के बता रहा, देख लो एक बार सही है क्या। फॉर एग्जाम्पल दो कैरेक्टर लेंगे अपन, राउंड राउंड येलो येलो, मतलब शेप एंड कलर ऑफ सीड। ये कैरेक्टर था वो, शेप एंड कलर ऑफ सीड। तो मैं पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट, पेरेंट, फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट बनाओ चार। फीमेल, मेल, क्रॉस करो, आर आर, इधर रहेगा होमोजाइगस राउंड येलो, होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन, बराबर है आर आर वाई वाई क्रॉस विथ स्मॉल 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 स्मॉल, राइट। और बाकी जीनोट गैमेट्स बनाओ, आर की पॉसिबिलिटी वाई के साथ, आर की पॉसिबिलिटी वाई के साथ, मतलब एक ही प्रकार के बनेंगे। और इधर भी वैसिच, इसके भी वैसिच, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 क्या बनेगा, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। ओके सॉरी सॉरी, डोंट सर्कल इट, वाई स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल। देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस राउंड येलो रहता, हेटेरोजाइगस राउंड येलो ऐसा इंडिविजुअल रहता। तो देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे भी प्रूव हो रहा कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव है। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है वो डोमिनेंट, जो नहीं हो रहा वो रिसेसिव। येलो इज एक्सप्रेसिंग, ग्रीन इज नॉट, राउंड इज एक्सप्रेसिंग, रिंकल्ड इज नॉट, मींस डोमिनेंस का लॉ यहाँ पे भी एक्सप्लेन होता है। ओके, अब जब अपन इनकी सेल्फिंग करेंगे, आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई क्रॉस्ड विथ आर स्मॉल आर वाई स्मॉल, अब क्या होता है, गैमेट्स कैसे सेपरेट होते देखो। आर स्मॉल आर के साथ चिपके वाला रहता क्या, नहीं, वो सेपरेट होने वाले थे उससे, बराबर। ये आर स्मॉल आर के साथ रहने वाले क्या, नहीं, वो सेपरेट होने वाले। वैसे वाई वाई के साथ रहने वाला है क्या, नहीं, ये वाई वाई के साथ रहेगा क्या, नहीं। फिर कैसा सेपरेट होते, ये आर वाई के साथ भी जा सकता कैपिटल के साथ, और ये आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता, बराबर है। ये स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता, और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता, सेम उधर होगा। अरे ये सब याद आ रहा क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, लाइन ध्यान से सुनो। मतलब दिस एलिल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एलिल, कि वो किसके साथ जाएंगे। एलिल्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये काय का स्टेटमेंट है, सेकंड लॉ। एलिल्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट दे सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। They separate independently, they separate independent of other allele। दूसरे के साथ जाऊंगी मैं, इसके साथ जाऊंगी, आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, मैं वाई के साथ ही जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं रहता उनका। तुम्हारे जैसी दोस्ती पक्की नहीं रहती, सर मैं मेरी ये फ्रेंड के साथ ही बैठ के जाऊंगी, गर्ल्स की बात कर रहा। बॉयज का, सर मैं मेरे ये दोस्त के साथ ही बैठूंगा, मैं इसके साथ ही, ये बेंच पे ये बैठा तो मैं भी यही बैठूंगा, ऐसा चिपके आए नहीं रहते तुम्हारे जैसे हो। इनका जो सेपरेशन होता, दैट सेपरेशन ऑफ एलिल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एलिल्स। एलिल्स सेपरेट बट दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज नथिंग बट योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये सेपरेट तो हो रहे, लेकिन एक दूसरे के भरोसे पे सेपरेट होते क्या, नहीं। अच्छा, इसको प्रूव कैसा करेंगे, तो देखो आगे का डब्बा बना, अपना 16 का डब्बा याद है क्या, अरे कुछ याद है क्या, डाई हैबिट क्रॉस 16 बॉक्सेस बनाने के थे अपने को, करेक्ट, ऐसे कुछ तो बनाए थे पहले। फिर उसमें आर वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई ऐसे बनाए थे, इधर लेके फिर इंडिविजुअल। क्या रिजल्ट्स मिले थे, मैं जरा रिजल्ट बोलो, मैं डब्बा नहीं बनाते बट्टा, डायरेक्ट ये बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद अ सूटेबल एग्जांपल, ये पूरा क्रॉस करना पड़ेगा अप टू लास्ट पॉइंट। रिजल्ट क्या मिले थे अपने को, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 9, सॉरी 3, और रिंकल्ड ग्रीन 1। ये रिजल्ट आ गया। यस, मतलब इतने 9, इतने 3, इतने 3, इतने 1। ओके, अब मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुए क्या, इसका प्रूफ क्या है।
सेपरेट हुए ये तो अपने को मालूम है। ओके, सेपरेट होने के बाद वो अलग अलग गए, वो इसके साथ ही गया, वो इसके साथ ही गया, एक दूसरे के भरोसे पे नहीं गए कि कोई भी कैसा भी चलेगा। इसका प्रूफ क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रूफ क्या है? सो सी हियर व्हाट इज द प्रूफ। सी दिस इज द पैरेंटल कॉम्बिनेशन, दिस इज द पैरेंटल वन। क्या है पैरेंट अपना? ये है कि पैरेंट तुम्हारा होमोजाइगस राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ये पैरेंटल है। अपन एनालिसिस भी करे थे इसका, राइट? लेकिन क्या आ रहा देखो, ऐसा जरूरी है क्या कि अगर सीड्स राउंड है तो वो येलो ही रहेंगे? अपने को आगे रिजल्ट में क्या मिला? जरूरी है कि राउंड हमेशा येलो ही रहेगा? अरे कुछ सीड्स अपने को ऐसे मिले जो राउंड होते हुए भी क्या है? ग्रीन है। कुछ सीड्स अपने को ऐसा मिले जो रिंकल्ड होते हुए भी क्या है? येलो है। ये कैसे कॉम्बिनेशन है? दीज आर न्यू कॉम्बिनेशन। मतलब राउंड वाले के एलिल्स जरूरी नहीं कि वो येलो के एलिल्स के साथ ही रहेंगे, वो ग्रीन वाले के एलिल्स के साथ भी गए वाले। वैसे रिंकल्ड वाले के एलिल्स जरूरी नहीं कि ग्रीन के साथ ही रहेंगे, हो सकता है वो येलो के साथ भी गए। मतलब कहीं ना कहीं वो इस तरीके से सेपरेट हुए कि वो भरोसे पे नहीं है कि नहीं मुझे राउंड है तो मुझे येलो ही छोड़ना, रिंकल्ड वाला बोल रहा मुझे मेरे साथ में ग्रीन ही छोड़ना, ऐसा है क्या? उनके एलिल्स एक दूसरे के साथ में किसी के साथ में भी गए। अपन ने वो बॉक्स में बना ला, डब्बा देखो, डब्बा एनालाइज करो, वहां पे 9 3 3 1 का रेशो कैसा है वाला मैंने एक्सप्लेन करा है। मीन्स एलिल्स आर सेग्रीगेटिंग फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर एलिल, कि इसका येलो वाला कलर वाले एलिल के साथ ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, वो उसके भरोसे पे नहीं, वो अपना अपना सेपरेट हो जाएगा, वो अपना अपना सेपरेट हो जाएगा। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलिल्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एलिल। ड्यूरिंग, मैं दूसरे लॉ कुछ मॉडिफाई कर रहा हूं। When two homozygous parents differing in one pair of contrasting character, sorry, here you have to write two pairs of contrasting because it is dihedral cross. When two homozygous parents differing in two pairs of contrasting characters are crossed, so during gamete formation alleles segregate, ये तो अपना होगा law of segregation यहाँ तक, alleles segregate or separate from each other independently of other allele, independent of the other allele. इतना ही ऐड करने का, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एलिल, इट विल बिकम योर लॉ ऑफ डॉट असॉर्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ओके, पूरा डायहेड्रल क्रॉस लिख के निकालने का। सो आंसर क्या लिखने का उसमें, एक्सप्लेनेशन क्या लिखने का उसका, व्हाट इज द प्रूफ दैट दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली? द प्रूफ इज दैट अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस, appearance of new combinations in F2 generation is the proof that this allele is not dependent on yellow color. Wrinkled allele is not dependent only on green color. It may segregate independently and it may go with green allele or it may go with yellow allele. ये उसका प्रूफ है। नए कॉम्बिनेशन का मिलना ही प्रूफ है कि यार पेरेंट के जैसे बच्चे नहीं रहे, कहीं ना कहीं सेपरेट हुए, एक दूसरे के भरोसे भी नहीं, उनके सेम टू सेम कलर नहीं है। सो सेकेंड वाला जो लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलिल्स, उसका प्रूफ क्या है? रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर। राइट डाउन द प्रूफ, ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ सेकेंड लॉ? So reappearance of recessive character in F2 generation is the proof of second law, and appearance of new combinations in F2 generation. Appearance of new combinations in F2 generation is the proof that segregate of law of independent assortment. Third law का proof, reappearance of recessive character, second law का proof, appearance of new characters, new combination, third law का proof. दोनों F2 generation। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। स्टेट बोर्ड में हाउ टू राइट दिस, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे स्टेट बोर्ड के, तो उसमें आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये जो लॉ है, इसके जो कुछ भी फोटोज थे मैंने बीच बीच में डाला, आपने देखे, उसको एक बार रीड करो। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अलग अलग जगह पे दिया, आपको एक साथ दिया नहीं है, मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहने में इजी जाए। तो आप इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, 1 मार्क के लिए तो स्टेटमेंट पूछते ही पूछते, प्लस एनसीईआरटी आपको ये लॉ के स्टेटमेंट्स एमसीक्यू के फॉर्म में पूछेंगे कि ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है। अगर एलिल सेपरेट हो रहे तो मतलब वो सेकंड लॉ है, एलिल्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे तो वो थर्ड लॉ है, और अगर F1 जनरेशन इज डोमिनेंट, ये फर्स्ट लॉ है। F1 जनरेशन इज डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस हो रहा है डोमिनेंट, जो नहीं हो रहा वो रिसेसिव, ये फर्स्ट लॉ है। ओके, तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लॉज, आपको तीनों लॉ के स्टेटमेंट्स लर्न हो जाने चाहिए, उनका एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ एंड थर्ड लॉ का एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ। प्रूफ क्या लिखने का समझ में आ गया? प्रेजेंस ऑफ रीअपियरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 is the proof of second law, and this appearance of new characters in F2 is the proof of third law in dihedral cross.
पहले दो लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस यूज करेंगे, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस यूज करेंगे. Okay, so this is it about Mendel's studies and Mendel's laws. We'll study back cross and test cross in our next lecture.